गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज हिंदी एमजेशी सेमेस्टर 4 के लिए पेपर 7 का क्लास लेने जा रही हूँ, जिसमें साहित्य के बारे में कुछ बताऊंगी। साहित्य साहित्य क्या है? हमने तो आज तक पढ़ा, बचपन से हमने कहानियाँ पढ़ी, कविताएं पढ़ी, गद्य पढ़ा, निबंध पढ़ा, यात्रा वृत्तांत। हमें पता ही नहीं चला कि ये सब है क्या। हमें तो लगा सिर्फ हम कहानियाँ पढ़ रहे हैं और कविताएं पढ़ रहे हैं। हमारे लिए तो सिर्फ उसका भाव ही महत्वपूर्ण होता था, जो हमारे लिए सिर्फ मनोरंजन का कार्य किया करता था। मनोरंजन के लिए, ज्ञान के लिए हम साहित्य को पढ़ते थे, लेकिन हमें समझ नहीं आता था कि साहित्य उसी को कहते हैं। जो कहानियाँ हैं, जो कविताएं हैं, वही समय के अनुसार जब सामाजिक परिवेश में ढल करके सामने आती है तो वह साहित्य का रूप ले लेती है। तो आगे हम पढ़ते हैं। साहित्य का स्वरूप। साहित्य क्या है? साहित्यस्य भाव साहित्य, अर्थात साहित्य का भाव यानी समभाव, सबको मिला करके चलने का भाव जो होता है, जिसके अंदर ज्ञान, संस्कृति, सामाजिक मूल्यों की स्थापना का। सामाजिक मूल्य क्या है? जो हम समाज में रहते हैं, समाज से हम सीखते हैं, और सीखने के बाद जब हम अपनी विचारधारा में उसको जब लाते हैं, तभी वह सामाजिक मूल्य की स्थापना कहलाता है। साहित्य न केवल मनोरंजन का साधन है, जैसे मैं पहले भी बोली कि जो हमारे लिए पहले मनोरंजन था, वो सही अर्थ में मनोरंजन नहीं था, वह तो ज्ञान था। बल्कि साहित्य में आध्यात्म और दार्शनिकता, अध्यात्म आगे हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि साहित्य में अध्यात्म कैसे आया। ऐसे लगता है जैसे मैं पूजा पाठ की बातें कर रही हूँ, अध्यात्म से, धर्म से हम वही समझते हैं, लेकिन यहाँ आध्यात्मिक होने का मतलब कुछ और है। हमारी संस्कृति के बारे में जो जानकारी लेनी होती है, वह भी हम साहित्य से ही लेते हैं। और दार्शनिक दृष्टिकोण, हर विषय का एक स्रोत है, वह दर्शन ही है। दर्शन से ही हर विषय का स्रोत निकला है। साहित्य से ही हम लोक संस्कृति, महाकाव्यों की परंपरा, सामाजिक विभिन्नताओं में एकता का संचार करने वाली कृतियों का समूह मानते हैं। साहित्य ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सिर्फ अपने समाज से नहीं जोड़ती हैं, अपने परिवार से नहीं जोड़ती हैं, वह संपूर्ण संसार से जोड़ती हैं। वो सिर्फ एक भाषा का साहित्य नहीं होता है, कई भाषाओं के साहित्य और कई भाषाओं की संस्कृति को हम उस साहित्य से समझने का प्रयास करते हैं। तो हम उसके बारे में बहुत कुछ विद्वानों की राय हम पढ़ते हैं। साहित्य मानवीय अनुभवों में अंतर्दृष्टि प्रदान करके और सामाजिक मुद्दों को उजागर करके समाज को प्रतिबिंबित और आकार देता है। मानवीय अनुभव, जो भी साहित्यकार होते हैं, जो अपने अनुभव से और अपने अंदर की भावना से समाज के सामने जो अपनी कृतियों को प्रकट करते हैं, जिससे वो कृतियाँ क्या होती है, जो सामाजिक, जैसे हमने आदिकाल की परिस्थितियाँ, हिंदी साहित्य को जब 4 कालखंडों में विभक्त किया गया, बांटा गया, तो उसमें भी क्या था, उस समय की परंपरा को एक कालक्रम के अनुसार परंपरा को बांटा गया था। उसी तरह से, और उस साहित्य में क्या था, सामाजिक मुद्दा, समाज में क्या विसंगतियां हैं, क्या आधार है, जिनके कारण समाज में जो के दुर्गुणों को दूर करना और उसके सद्गुणों को सामने लाना था। साहित्य एक व्यापक शब्द है जो लिखित और मौखिक दोनों प्रकार के कार्यों को संदर्भित करता है, जो कलात्मक, सौंदर्यपूर्ण और बौद्धिक मूल्य रखता है। व्यापक शब्द यानी बहुत बड़ा और विस्तृत है। साहित्य बस ये 4 अक्षरों का नहीं है। साहित्य एक बहुत बड़ा, साहित्य अपने आप में संपूर्णता लिए रहता है, जिसके अंदर जो हमें लिखित और मौखिक दोनों दस्तावेजों में मिलते हैं। लेकिन एक तरह से कहा जाए तो साहित्य एक लिखित और प्रमाणित दस्तावेज जो होता है, उसी को हम साहित्य कहते हैं। साहित्य में अगर कलात्मकता नहीं होगी, सौंदर्य नहीं होगा, तो हम उस साहित्य को
एक अच्छे साहित्य के रूप में नहीं पढ़ सकते हैं। बौद्धिक मूल्य यानी हमारे विचारधाराओं का मूल्य, सामाजिक जो विचारधाराएं होती हैं, समाज के अंदर जो घट रहा है उस चीज़ को सामने में लाना, वही साहित्य कहलाता है। साहित्य ज्ञान, अनुभव और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक विचारों को प्रसारित करने का एक तरीका है। साहित्य में हम ज्ञान कहाँ से लेते हैं, कौन सा ज्ञान लेते हैं और अनुभव किसका रहता है? तो साहित्यकार का अनुभव, साहित्यकार ने जो समाज में देखा, जो हमें अपने संस्कृतियों से मिला, हमारी प्राचीन संस्कृति, मध्यकालीन संस्कृति या फिर हम आधुनिक काल में जो देख रहे हैं, वह सब साहित्य ही है। हमें समाज के अंतर्गत होने वाली घटनाओं से जो जानकारी मिलती है उसको कलमबद्ध जब करते हैं, वही साहित्य कहलाता है। उसके मनोवैज्ञानिक भी कारण होते हैं, आध्यात्मिक और राजनीतिक। समाज की जो परिस्थितियां हैं, उस समय के मनोभाव क्या चल रहे हैं, मनुष्यों की, सामाजिक मनुष्यों की सोच कैसी है, परिस्थिति, जैसे कि एक हम रीतिकाल को ही ले लेते हैं, मध्यकालीन से हम चलते हैं, मध्यकालीन भक्ति काल के समय परिस्थिति को ले लें तो मध्यकाल कैसा था? मध्यकाल में मुगलों का शासन था और उससे जो हमारी भारतीय जनता थी, समस्त पूरा भारत त्रस्त था, मुगलों के शोषण से पूरा त्रस्त था। तो हमने क्या किया, भारतीयों ने उस वक्त उत्तर से रामानंद ने जब संस्कृति की धारा लाई, एक धार्मिक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा, तो संपूर्ण भारत में यह चला और उस समय की राजनीतिक विचारधाराएं जो थी वह भी उसी में, जैसे कि मीराबाई हो गई, कबीर हो गए। कबीर ने क्या किया, सामाजिक मनोभावों को, समाज में पल रही विषमताओं को दूर करने का अथक प्रयास किया, जिसमें उन्होंने धर्म के नाम पर, विचारधाराओं के नाम पर जो विभक्त थे, समाज जो विभक्त था, देश जो विभक्त था, उस धार्मिक को उन्होंने बताया कि ये धर्म सिर्फ जन्म के आधार पर है, मानवता के आधार पर धर्म नहीं है, मनुष्य एक ही है। उन्होंने हिंदुओं को, मुसलमानों को फटकारा और उन्हें सही मार्ग पर लाने की कोशिश की। तो मध्यकाल की सामाजिक परिस्थितियां ऐसी थी जिसके के कारण राजनीतिक परिस्थितियां भी विषमताओं से भरी हुई थी। ऐसे ही करके साहित्य लिखित कृतियों का एक समूह है। यह नाम पारंपरिक रूप से काव्य और गद्य की उन कल्पनाशील कृतियों के लिए प्रयुक्त होता है। साहित्य को कल्पना भी पूर्ण रूप से सत्य न मान करके उसमें कल्पना की भी प्रधानता होती है। साहित्य सच तो है ही, समाज से जुड़ा तो है ही, लेकिन साहित्यकार जब उसमें अपनी कल्पना को डालता है तो वह और भी सौंदर्यकरण लेकर के सामने में आता है। और लेखकों का उद्देश्य क्या है कि उसमें एक सौंदर्य परक उत्कृष्टता को डालना, जिससे कि साहित्य और भी परिनिष्ठित और परिमार्जित होकर के सामने में आए। भाषा, राष्ट्रीय मूलता, ऐतिहासिक काव्य शैली और विषय वस्तु शामिल होते हैं, जिसके अंतर्गत साहित्य शब्द की भी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हमें ये जानना भी जरूरी है कि साहित्य शब्द बना कैसे है। तो साहित्य शब्द संस्कृत के साहित्य शब्द में यत् प्रत्यय लगने से बना हुआ है और शब्द और अर्थ का सहब, जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है शब्द और अर्थ का सहभाव। ऐसे साहित्य में ऐसे भाव नहीं होने चाहिए जो शब्द और अर्थ अलग अलग अपने भावों को दे। जब तक शब्द और अर्थ एक भाव को नहीं देंगे तब तक वह साहित्य नहीं कहलाता है। साहित्य से हमें धर्म, समाज के बारे में जानकारी प्रदान करती है। और साहित्य के स्रोत जो हैं, हमें कैसे पता चलता है कि यह स्रोत कहाँ से मिला, जिसको हम साहित्य कह रहे हैं वो स्रोत हमें मिला कहाँ से? तो कई भागों में बांटा गया है। धार्मिक साहित्य, हमारा जो भारत है उसको एक उसकी जो ग्रंथ हैं उन्हें भी कुछ धर्म के आधार पर भी, लोक साहित्य के आधार पर भी बांटा गया है। तो वेद, 4 वेद हैं, उपनिषद हैं। वेद क्या है? ये धर्म के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर जब वेदों की रचना हुई तो उस वेद में क्या है? वेद हमारी संस्कृति का वह आधार स्तंभ है जो हमें
बहुत सिखाता है कि हमारे प्राचीन जो ज्ञान परंपरा थी वह कैसी थी, और उस ज्ञान परंपरा को लेकर के ही हमें आगे चलना है। उपनिषद, उस समय उपनिषद का मतलब होता है कि समीप आना। पहले के समय में जो शिक्षा थी वह गुरुकुलों में हुआ करती थी, और गुरुकुलों में से यानी गुरु के समीप रह करके जो शिक्षा ग्रहण की जाती थी उसकी विस्तृत व्याख्या उपनिषद में की गई है। रामायण जो कहते हैं हिंदू का सबसे बड़ा महाकाव्य और महाग्रंथ है, जिसमें धर्म के साथ साथ सामाजिक भाईचारा, लोक संस्कृति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। महाभारत और पुराण, महाभारत भी हमें एक संदेश ही देता है। तो यह सब हमें पुराणों में भी 18 पुराण है, कुछ स्मृति ग्रंथें हैं, तो ये ब्राह्मण ग्रंथ जिसमें शामिल है। इसके अतिरिक्त बौद्ध मुनियों की जैन साहित्य और ब्राह्मणेतर ग्रंथ भी धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ये सारे जो साहित्य हैं उन सब साहित्य को किस भाग में बांटा गया है, तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत। हमें अपने धर्म की जानकारी लेनी हो, संस्कृति की जानकारी लेनी हो, तो हमें इन सब चीज़ों को पढ़ना चाहिए, और इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ने के बाद हमें अपने धर्म और संस्कृति का पता चलता है। फिर जब हम धार्मिक साहित्य के बाद आगे की ओर बढ़ते हैं तो लौकिक साहित्य आता है, जिसमें ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियाँ और गल्प साहित्य है। ऐतिहासिक ग्रंथ जो ऐतिहासिक जैसे कि हम भारत में जो घटनाएं घट चुकी, मुगलों का आना, अंग्रेजों का आना, यह सब एक ऐतिहासिक घटना थी। उन सब घटनाओं को क्रमबद्ध करके जिस ग्रंथ में रखा गया है वह ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। इसके अंदर जैसे कि पृथ्वीराज रासो भी आ गए, विशलदेव रासो आ गए, यह सब हमें ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में पढ़ने को मिल जाते हैं। कुछ जीवनियाँ हैं, साहित्यकारों ने जो लिखी है वो जीवनियाँ हैं। गल्प साहित्य, गल्प यानी कथा, आख्यान और कुछ बातें जो काल्पनिक भी होती हैं, जिनका सम्मिश्रण करके कथाओं और कहानियों में एक जान सा डाला जाता है। साहित्य का वह हिस्सा जो सांसारिक विषयों, मानव जीवन और सामाजिक पहलुओं पर केंद्रित है, वह क्या है? साहित्य किस पर निर्भर करता है? किताबों में, ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है? जो सांसारिक विषय, संसार में होने वाले कर्म कांड जो है, संसार में हर दिन जो घटना घटती है, मोह माया, लोभ, क्रोध, यह सब एक विषय ही तो है, और उन सब का असर मानव जीवन पर पड़ता है। और जब मानव जीवन पर पड़ता है तो उसका असर वो सबसे बड़ा पहलू बनता है समाज के विघटन का, या फिर उसके समाज के आगे बढ़ने का। रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य क्या करते हैं? जो हमें मानव जीवन में प्रेम, युद्ध और नैतिकता जैसी चीज़ें हमें सिखाते हैं, नैतिक मूल्यों की स्थापना करते हैं। ये महाकाव्य क्या हमारे लिए अच्छा है, इस संसार के लिए क्या अच्छा है, हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए, इन सब चीज़ों का वर्णन रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों में दिया गया है। तो हम अब आते हैं कि कुछ संस्कृत विद्वानों का मत देख लें कि संस्कृत विद्वानों ने क्या कहा है साहित्य के बारे में। साहित्य के स्वरूप को विश्लेषित करते हुए यानी उसकी व्याख्या करने का प्रथम प्रयास किसमें किया गया है? तो अग्नि पुराण में किया गया है, जिसके आधार जो वेद में जो दिखा हुआ है, जो वेद में लिखी हुई बातें हैं, उसकी बातें यहाँ पे की जा रही है, और वेद के रचयिता हैं वेद व्यास। आगे है शब्दार्थो सहितो काव्यम, आचार्य भामा का है काव्यालंकार में। शब्द और अर्थ से सहित जो होता है, ऐसा ना हो कि शब्द कुछ और है और अर्थ कुछ और है, तो उसको हम काव्य कहते हैं। ये हमारे संस्कृत आचार्यों के हैं। वाक्यम रसात्मक काव्यम, रस युक्त वाक्य, रस जो 9 रस हैं, रसों से युक्त वाक्य हो, जिसमें वात्सल्य रस हो, श्रृंगार रस हो, सौंदर्य रस हो, वियोग रस, यानी रस, हर काव्य में कुछ न कुछ रस की प्रधानता रहती ही है।
तो उन रसों से भरे हुए काव्य को इन किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ ने किस में कहा है? साहित्य दर्पण। उनके ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण। तद दोषो शब्दार्थो शगुनावलंकृत पुनः क्यापि, कि दोष रहित और गुण सहित जो काव्य होते हैं वही तो, उसी को ही उन्होंने साहित्य में रखा है और कहा है कि इसी से साहित्य की रचना होती। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य पंडित राज जगन्नाथ का है ये, जिसमें उन्होंने रस गंगाधर, उनका अपना ग्रंथ है रस गंगाधर, और उसमें उन्होंने कहा है कि रमणीयार्थ माने कि आनंद प्रदान करने वाला, मनोरंजन देने वाला, उन्होंने जो चमत्कार, उन्होंने यहाँ पे अपनी जो विचारधारा दी है कि काव्य का अर्थ होता है जो हमें आनंद प्रदान करे, वही साहित्य के अंतर्गत आता है। कुछ पाश्चात्य विद्वानों के भी मत हैं। पाश्चात्य साहित्य जो इंडो यूरोपीय भाषाओं में लिखा गया है, जो पश्चिमी दुनिया कहते पाश्चात्य साहित्य, तो साहित्य है, चाहे वह भारत का हो या पाश्चात्य का हो, साहित्य संपूर्ण जीवन का दर्शन कराता है। तो पाश्चात्य साहित्य के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमारा ज्ञान और भी विकसित होता है और हमारे ज्ञान में विस्तार भी होता है। पश्चिमी लेखन जिससे हमें क्या पता चलता है, पश्चिमी लेखन की क्या प्रक्रिया है। पश्चिमी लेखन कई हजार वर्षों के जिसके अंदर लिखा हुआ है वह क्या है, जो कहाँ से आरंभ हुआ था, जो प्राचीन यूनान और रोमन से शुरू होकर आज भी वह जारी है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के विषय को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे ज्ञान में और भी विस्तार, हम सिर्फ अपने देश के भी नहीं, विदेशों के भी ज्ञान, संस्कृति और वहाँ की सभ्यता की जानकारी लेते हैं, जिसका आरंभ प्लेटो से माना जाता है। प्लेटो ने कला को अनुकरणात्मक माना है, यानी कला क्या है? अनुकरण है। प्लेटो के अनुसार प्लेटो ने क्या कहा है कि कला, साहित्य क्या है? अनुकरण है। उनके अनुसार ये तो प्रकृति का दिया हुआ है जिसका कि हम अनुकरण करते हैं, यानी हम उसकी नकल करते हैं और उस नकल को हम अपनी जब रचना में डालते हैं तो वह क्या, वही साहित्य होता है। इसीलिए प्लेटो ने साहित्य को अनुकरण माना है, अनुकरणात्मक माना है। और उनके अनुसार साहित्य अज्ञान है, यानी साहित्य में जो हम डालते हैं वही साहित्य बन जाता है। साहित्य जीवन से दूर होता है, उनके अनुसार जीवन से दूर है और भौतिक पदार्थ सत्य की अनुकृति होती है। अरस्तु उनके शिष्य थे। अरस्तु ने क्या कहा है? साहित्य को राजनीति तथा नीति शास्त्र की दृष्टि में न देखकर सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से उसका विवेचन किया है। अरस्तु के अनुसार प्लेटो के बाद जब अरस्तु आए तो अरस्तु ने प्लेटो की जो व्याख्या थी उसका विस्तारीकरण किया। उन्होंने अपनी तरफ से उसकी अपनी व्याख्या दी है, जिसमें क्या है, उन्होंने साहित्य को सामाजिक, जैसे अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि साहित्य क्या है, समाज के ही विचारधाराओं से साहित्य का जन्म होता है और समाज में जो राजनीतिक सामाजिक घटनाएं, आर्थिक जो किसी भी तरह की घटनाएं जो घटती है, लेकिन उन्होंने कहा है कि न सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से उसका विवेचन किया है। उन्होंने अपनी दृष्टि डाली है, उसमें साहित्य को सौंदर्य का कारण माना है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रबल भावनाओं का उद्रेक, उनके अनुसार क्या है? प्रबल भावनाओं, साहित्यकार जब किसी चीज को देखता है और उसके अंदर एक विचारधारा उत्पन्न होती है और उस विचारधारा को जब वह कलमबद्ध करता है तो वह साहित्य का रूप ले लेता है। आगे है मैथ्यू आर्नल्ड का, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। जब तक आलोचना नहीं होती है तब तक साहित्य में संपूर्णता नहीं आती है। कॉलरिज के अनुसार सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम विधान ही कविता है। कॉलरिज ने कहा है कि कविताएं, साहित्य में कविताएं ऐसी होनी चाहिए जो सर्वोत्तम हो, जिसमें
अच्छी चेष्टता, अच्छे 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 शब्दों का निर्माण किया गया हो, सामाजिक सरोकार की बातें हो, लेकिन उसमें सौंदर्य ज़्यादा हो। अब हम साहित्य के तत्व पे आते हैं कि साहित्य का तत्व क्या है। तो संपूर्ण सृष्टि की रचना ही तत्वपूर्ण है। मेरे कहने का मतलब ये है कि संपूर्ण सृष्टि ही 5 तत्वों से जब बनी है, तो साहित्य में भी तत्व का होना अनिवार्य ही है। 5 तत्वों के संयोग से जब मानव का शरीर बना हुआ है, तब तो प्रत्येक वस्तु तत्व के संयोग से बनी है, जो साहित्य जैसे, तो कैसे इसमें अछूता रह सकता है। साहित्यकार अपनी अभिव्यक्ति को सुंदर, सुव्यवस्थित, आकर्षकमय और प्रभावशाली बनाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करता है, साहित्य में उसे साहित्य के तत्व कहा जाता है। साहित्य के मूल तत्व 4 हैं। भाव तत्व, अभी तक हमने जो पढ़ा कि साहित्यकार के लिए महत्वपूर्ण होता है भाव। जब तक साहित्यकार के अंदर भाव उत्पन्न नहीं होगा, तब तक साहित्य की रचना नहीं होगी। वह भाव कैसे उत्पन्न होता है? वह उस समय की परिस्थिति के अनुकूल होता है। परिस्थितियाँ कैसे होती है? तो साहित्यकार अपनी भावना एवं अनुभूति से देश काल की सीमा, मतलब वह उसकी जो भावनाएं होती है, वह शब्दों की सीमाओं में बंधी नहीं होती है। शब्दों की सीमाओं से अलग उसकी भावनाएं होती है, जिसको कि वह अपने शब्दों में ढाल करके कलमबद्ध करता है। किसी भी परिस्थिति, दृश्य या घटना की अभिव्यक्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक साहित्यकार के हृदय में उसके प्रति भाव जागृत, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। आगे है भावनाओं का औचित्य क्या है, भावनाएं क्या है, उनका क्या कारण है। तो भाव जो तत्व है, वह साहित्य का प्राण तत्व है। प्राण तत्व कैसे भाई? तो कैसे भाव के आधार पर साहित्य आकार ग्रहण करता है। जब तक भाव नहीं होंगे, तब तक साहित्य में आकार नहीं आएगा। आगे है विचार तत्व और बुद्धि तत्व। भाव तो आएंगे ही, लेकिन जब तक उसमें भाव के साथ साथ कल्पना भी होनी चाहिए और शब्दों का प्रयोग भी औचित्यपूर्ण होना चाहिए। ऐसे शब्द नहीं हो जिसका कोई अच्छा औचित्य ना निकले। बुद्धि तत्व संबंध किससे है? विचारों और तत्वों से, विचारधाराओं से है। हमारी अच्छी विचारधाराएं, साहित्यकार की अच्छी विचारधाराएं साहित्य को समृद्ध करती हैं। आगे है कल्पना भाव। साहित्यकार यथार्थ जगत को तो देखता ही देखता है, और जो अनुभव प्राप्त करता है, उस अनुभव में जब तक अपनी कल्पना को समाहित नहीं करता है, तब तक साहित्य की रचना नहीं होती है। और जिसमें उसके अंदर अतीत से लेकर वर्तमान भी शामिल होते हैं। आगे शैली तत्व है, जिसमें भाव तत्व, कल्पना तत्व और बुद्धि तत्व, ये तीनों ही अनुभूति से संबद्ध है। पर इन तीनों से अलग भी एक भाव होता है, और क्या है? शैली तत्व। शैली का मतलब क्या है कि जब तक शैली वही है जिसमें कि प्राण तत्व को अगर एक आकार न मिले, शरीर न मिले, तो प्राण भी बेकार है। जिस तरह से शरीर के लिए आत्मा का आवश्यक होता है, और आत्मा के लिए शरीर, उसी तरह से आत्मा के लिए शरीर भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम कह सकते हैं कि साहित्य, सर्वोत्कृष्ट साहित्य वही है जिसमें भाव पक्ष, शैली पक्ष में अद्भुत सामंजस्य हो। साहित्य के तत्वों का जब हम सूक्ष्मता से विश्लेषण करते हैं, तब हमें पता चलता है कि साहित्य के तत्व किसी जड़ वस्तु के अंगों के समान अलग अलग जड़ यानी रुका हुआ, जिसमें कि कोई आपके अंदर कुछ मतलब स्थिरता हो, कुछ चलन ही नहीं हो, वैसा साहित्य नहीं होता है। बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर बने, जहाँ सारे तत्व मिलकर के ही, जैसे भाव, विचार, कल्पना, शैली का संगठित रूप ही साहित्य है। अगली क्लास में मैं साहित्य के प्रेरक तत्वों के बारे में बताऊंगी।